हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनेमिक। मैंने लास्ट टाइम थर्मोडायनेमिक नाम की प्लेलिस्ट में है ही मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट, उसमें हमने सेकंड चैप्टर अलग अलग बुक में अलग अलग होगा, बट इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, उसके बारे में मैंने कई सारा डिस्कशन किया था, प्रैक्टिकल्स, जूल्स एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर में एक तो वो इम्पोर्टेंट है जूल्स एक्सपेरिमेंट। जूल्स एक्सपेरिमेंट क्या है, वो क्या कहना चाहता है, क्यों वो सक्सेसफुल हुआ, वो सारी बातें हमने डिस्कशन कर लिया है दोस्तों। तो पहले एक पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले देखो, आप सब लोग पार्ट 1 पार्ट 2 बेसिक ऑफ दी थर्मोडायनेमिक आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आज जो चलाने वाला हो ना उसमें क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेशन सिस्टम, वो सबके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं है तो प्ले लिस्ट में सारे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 और बेसिक भी मैंने सब कुछ अच्छे से सिखाया है। तो आई रिक्वेस्ट यू वो पहले आप विजिट कर लीजिए, सारा लिख के प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, तो एक इस एक्सपेरिमेंट एक चैप्टर में समझ में आपको आएगा। ठीक है, अब प्रीवियस बार जो पार्ट 3 का लास्ट टॉपिक है, हमने उसमें क्लोज्ड सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, क्लोज्ड सिस्टम और साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इसके बारे में क्या किया था, मैंने डिस्कस किया था। क्या किया था, तो क्लोज सिस्टम किसे बोलते हैं, आप सबको वो तो पता होगा कि क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ओपन सिस्टम में जो इसका हीट एंड मास दोनों ट्रांसफर होता है वो सबको पता है। क्लोज्ड सिस्टम में ओनली हीट आपका ट्रांसफर होता है सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम, और आइसोलेशन में कुछ भी नहीं होता। हालांकि आइसोलेशन सिस्टम लंबे टाइम तक हम नहीं कर सकते। ठीक है, वो ऑलरेडी हमने क्या कर लिया था डिस्कस। अब साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं दोस्तों, साइक्लिक प्रोसेस यानी घूम फिर के सारा प्रोसेस वही आए। जैसे कि एक प्रोसेस है जिसमें ए बी सी डी, ए सी बी, बी सी सी, सी टी डी, डी टी ए, प्रोसेस खत्म करके वापस जहां से शुरू किया था उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो उसके हमने क्या किया था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में डी क्यू। इसका मतलब आप सिस्टम में जितना हीट दे रहे हो उतना आपको वर्क मिल रहा है, उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस या लॉस नहीं है। ऐसा इस प्रोसेस में था। कौन सी प्रोसेस, जब आपको पूछा जाए क्लोज्ड सिस्टम एंड साइक्लिक प्रोसेस तो उसमें ये आता है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आपको कोई वाइवा में या क्वेश्चन पेपर में ऐसा आंसर आए कि भाई विच इक्वेशन इज ट्रू फॉर क्लोज्ड सिस्टम एंड साइक्लिक प्रोसेस, तो ये आपको क्या करना है, डिराइव करना है। क्या करना है भाई, डिराइव करना है। समझ में आया भाई। ठीक है, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोज्ड सिस्टम तो है ही। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लोज्ड सिस्टम तो है ही, बट जो प्रोसेस नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है, ठीक है, उसके बारे में आज थोड़ा डेरिवेशन है, चर्चा करना है, क्या उसमें क्या चेंजेस होगा उसके बारे में आज क्या करते हैं हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा कि आज के लेक्चर में आपको क्या करना है। ठीक है, पूरा आपको क्लोज्ड सिस्टम तो समझाऊंगा ही, बट नॉन साइक्लिंग प्रोसेस के लिए क्या क्या कांस्टेंट रहता है और क्या क्या चेंज होता है, उसके सिस्टम पे क्या इफेक्ट रहती है। बट उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बीच में कुछ भी स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना याद रखने की, वो नहीं आप कैचअप कर पाओगे, और एग्जाम में दोस्तों वही आप भूल जाते हो कि कहाँ क्या लगाना है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्लोज्ड साइकिल एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, और ये चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ दी थर्मोडायनेमिक के बारे में है, जिसमें हम सीखते थे क्लोज्ड सिस्टम एंड नॉन साइक्लिक सिस्टम। चलो अब पहले तो नॉन साइक्लिंग का अर्थ क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा। नॉन साइक्लिंग यानी आपको क्या लिखना है, नॉन साइक्लिंग प्रोसेस यानी द प्रोसेस in which the reactants does not get the original condition, यानी the reactants will not come to the original condition, यानी जिस स्थिति में से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उस स्थिति में वो वापस नहीं आएगा। गुजराती में कहेवाय
કે મૂળ સ્થિતિમાં પાછા નહીં આવે, મૂળ સ્થિતિમાં પાછું નહીં આવે, बराबर। जो भी रिएक्टेंट्स आपने जो भी सब्सटेंस यूज किए हैं वो वापस नहीं मिलेंगे, उसको मैं क्या बोलूँगा, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होती है उसको किस में होती है, क्लोज्ड सिस्टम में होती है। इतना तो आपको पता चल गया डेफिनेशन में। मतलब इन शॉर्ट यानी वहाँ कुछ ना कुछ, जैसे इस क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, मैं क्या अप्लाई करता हूँ, वर्क करने के लिए क्यू अप्लाई करता हूँ, यानी हीट अप्लाई करूंगा, ठीक है। उसके द्वारा मतलब आप जब सिस्टम में हीट अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होगा, वर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बट साइक्लिक सिस्टम में हमने क्या देखा था, जितना हीट दोगे उतना आपको वर्क मिलेगा, बट इट इज इम्पॉसिबल इनटू द नॉन साइक्लिंग प्रोसेस। हमने क्यू जो हीट था उसको क्या समझाया था कि जितना आप हीट दोगे उतना आपको वर्क मिलेगा, જેટલું તમે ગરમી આપશો એટલું તમને કાર્ય મળશે, એવું આપણે સમજાવ્યું। બટ ઇટ ઇઝ possible for only cyclic process. In non-cyclic process this is not possible। Q is equal to W। क्यों? क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, और ये लॉस हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द डेल्टा ई, जो सिस्टम में क्या कहेंगे, स्टोर करेगा। क्या करेगा, सिस्टम में स्टोर करेगा। ये जो डेल्टा ही होगा ना वो आपके सिस्टम में स्टोर होगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपने कर तो लिया बट हमें लिखना कैसे, तो भाई पॉइंट टू पॉइंट वाइज लिखना है। क्लोज्ड सिस्टम पहले किसने कहते हैं वो आपको यहाँ पता होगा। नॉन साइक्लिंग यानी मैंने बोला अभी कि द रिएक्टेंट सब्सटेंस डज नॉट कम टू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द प्रोसेस। तो जो हम साइक्लिक प्रोसेस में क्यू इंटीग्रेशन में इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में डब्ल्यू लेते थे वो उसमें नहीं होगा। बीच में क्या होगा, कुछ लॉस हो जाएगा, और वही लॉस सिस्टम में क्या होंगे, स्टोर होंगे। समझ में आ गया कि सिस्टम में क्या स्टोर होगा, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये डेल्टा ही है ना, डेल्टा ई यानी एनर्जी, ऑलरेडी आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि एनर्जी कई सारे टाइप्स की आती है। बट यहाँ जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारी मस्कुलर एनर्जी, ऐसे कई सारे एनर्जी आती है। बट हमें यहाँ कौन कौन सी एनर्जी का यूज करना है वो आपको जानना पड़ेगा। यहाँ आपको काइनेटिक एनर्जी का यूज करना है, प्लस आपको पोटेंशियल एनर्जी का यूज करना है, प्लस आपका इंटरनल एनर्जी का यूज करना है। इंटीन एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ना याद रहे तो लिख लेना भाई, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, और दिस इज द इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गया कि किस किस एनर्जी का यूज करना है भाई। कई सारे एनर्जी नहीं लेना है, हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी लेना है। ऑलरेडी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू और क्यू। के देखो भाई क्यू हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि आप जितना हीट दोगे उससे आपको कम वर्क ही मिलेगा। आप परसेंटेज, जैसे कि आपका परसेंटेज 500 में से 350 आए, ठीक है, तो आप क्या गिनोगे, 500 मारा है तो पहले लोगे ना, तो बस वैसा यहाँ ही है। हीट आपकी ज्यादा होगी जब जितना आपको वर्क मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया भाई, बोलो। चलो इतना मुझे समझ में आ गया कि डेल्टा ई का मुझे दो इक्वेशन मिला, एक तो ए वाला इक्वेशन नंबर 1 और ए वाला इक्वेशन नंबर 2। अब अगर एक पूरी प्रोसेस क्या होगी, स्टेडी होगी। क्या होगी, स्टेडी प्रोसेस होगी, यानी स्थिर प्रक्रिया से स्टेडी प्रोसेस। अगर वो स्टेडी प्रोसेस होगी तो ये जो डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी गति शक्ति है ये 0 होगा, और डेल्टा पी पोटेंशियल एनर्जी वो कैसा होगा, 0 होगा। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं भाई, कि अगर ये स्टेडी प्रोसेस होगा ना, क्या होगा, स्टेडी प्रोसेस, तो आपकी जो ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, विल बिकम द 0। तो बाकी बचा क्या इक्वेशन, तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट दैट डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी जो भी एनर्जी उसमें स्टोर होगी वो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द वन टाइप ऑफ द इंटरनल एनर्जी, नॉट इंटरनल एनर्जी बट चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी। क्योंकि फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक इज द वन ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, और फिजिक्स में डेल्टा क्या इंडिकेट करता है, चेंजेस।
बट आप केमिस्ट्री में बात करो तो डेल्टा इंडिकेट करता है अबाउट द हीट। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि अगर आपका प्रोसेस कैसा है, स्टेडी प्रोसेस है, तो वो क्या करेगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी कब होगी सिस्टम के पास, जब उसके पास क्या होगी, मोशन होगी। जब उसके पास क्या होगी, मोशन होगी, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। दूसरी बात, तो ऑलरेडी ये जीरो आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, ठीक है। अब mgh होगा तो उसमें भी जब हाइट आपकी जीरो होगी तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। बाकी बचा क्या, अब जो भी लॉस हुआ वो किस एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में स्टोर होगा। समझ में आ गया। तो इनडायरेक्टली क्या मैं इक्वेशन 2 को ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि डेल्टा E इज इक्वल टू क्या मिला, डेल्टा U। तो इक्वेशन 2 को मैं मॉडिफाई करके सिंपली ऐसा मैं लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो फाइनली क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं फ्रॉम दिस इक्वेशन, देखो फाइनली हमारे पास क्या है, डेल्टा U, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। यानी आप हीट दोगे, वर्क तो प्रोड्यूस होगा, साथ में उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होगा। सही बात है कि कोई सब्सटेंस को मैं गर्म करूंगा, हीट दूंगा, तो वो वर्क तो मुझे देगा, बट उसकी जो अंडर एटम मॉलिक्यूल जो भी है उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होगा। वो बात सही है, और कई सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे, तो ये बात तो सही है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। यानी जब आपका सिस्टम स्टेडी हो, क्लोज सिस्टम हो, बट कैसा हो, नॉन साइक्लिंग, तो उसमें आप हीट दोगे तो ऐसा इक्वेशन आपको डिराइव करना है। जितना वर्क तो मिलेगा आपको, बट आपको क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेस होगा। एक चीज, छोटी छोटी चीजें याद रखना। तो ये आपका पूरा हुआ डेरिवेशन, जो आपको बहुत काम लगेगा, ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अब आगे हम जो क्लोज सिस्टम के लिए है वो पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं है या है, वो हम अभी चर्चा करेंगे। पहले एक अच्छे से लिख लो, ठीक है। उसको अपनी राइटिंग में भाई इम्प्रूवमेंट करो, क्योंकि ये बोर्ड जीपीयू की सप्लीमेंट्री स्कैन करके मोबाइल में आती है, ठीक है। मतलब आपको पता ही होगा कि कैसे चेक करना है। तो आपकी राइटिंग अगर नहीं दिखेगी ना, तो आपका वो फिर फेल हो जाएगा। इसीलिए भाई राइटिंग भी अच्छे से लिखो, थोड़ा सेपरेटेड लिखो। चलो लिख लो फटाफट। उसके बाद हम इट इज द पार्ट डिपेंडेंट और नॉट, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चलो आई थिंक आप लोगों का हो गया होगा। ठीक है, चलो अब मैं सिखाता हूं इट इज द पार्ट डिपेंडेंट और पॉइंट डिफेक्टेड। तो चलो देखो, अब यहाँ एक चीज ऐसी आपको आती है कि कई सारी प्रोसेस, देखो चलो आई थिंक आपने ये सब कर लिया होगा। अब आगे थोड़ा चलते हैं, क्योंकि उसमें भी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, बहुत सारा कुछ करना है। अब देखो यहाँ ये आपका पता ही है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। यहां से एक प्रोसेस जा रही है जिसको मैं नाम देता हूं, जो भी आपके मन में नाम हो वो दे सकते हैं। 1 इधर जा रहा है ए और इधर आज जा रहा है 2। यहां से एक प्रोसेस सीधा जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चलो बी, और दूसरे रास्ते से यहां जा रहा है पॉइंट सी। अब आपको एक इजी फिगर से मैंने समझाने के ट्राई किया है कि भाई जो साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। उसको मैं क्या बोलूंगा, हमारा प्रोसेस 1A1 1A2, ठीक है। ये आपका क्या है, पार्ट है, समझ में आया। दूसरा पार्ट वापस आने का पार्ट, तो वापस आने का 2 पार्ट है हमारे पास, 2B1 और दूसरा है 2C1।
ऐसा आपको दिख रहा होगी कि जाने का एक पार्ट है बट यहाँ वापस आने का आपके पास दो पार्ट है। अगर प्रोसेस आपकी कहाँ से कहाँ चले, किसमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, किसमें एनर्जी ज्यादा आपको खर्चेगी, तो वो इसमें चर्चा करना है, क्योंकि इसे ही आपको पता चलेगा कि दिस इज द पार्ट डिफेक्टेड और पॉइंट इफेक्टेड। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं भाई? सपोज के अगर मैं ए पार्ट लूं, कौन सा पार्ट? देखो, अगर मैं आपके लिए ए और ए पार्ट लूं, ठीक है, सपोज के मैंने सपोज किया कि अगर आपका प्रोसेस इधर से आ रहा है और बीच में से सीधा जा रहा है, तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं? अभी आपका प्रीवियस स्लाइड में इक्वेशन आया था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, ओके रेडी। कि प्रीवियस अभी हमने डेरिवेशन ही किया कि जितना हीट दोगे इतना आपको क्या मिलेगा? इंटरनल एनर्जी, और इतना आपको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्यू ए इज इक्वल टू किसमें चेंजेस होगा? अगर वो ए पार्ट का तो है ही, अब दूसरी पार्ट क्या जा रहा है? डेल्टा यू ए प्लस डब्ल्यू ए। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इक्वेशन नंबर 1, सीधी सी बात है, हाँ भाई सर लिख सकते हो, ठीक है। उसी दिन से ऐसे ही क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी, क्या ऐसा लिख सकता हूं? अगर वो दूसरे पार्ट पे जाता है तो, यानी 2b1 पार्ट में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? तो ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो, हम इन दोनों का क्या लेते हैं? हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन क्यों करते हैं वो सब आपको पता होगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डी क्यू ने डी डब्ल्यू। अब मैं क्या करता हूं? इस दोनों इक्वेशन का प्लस करता हूं। क्या करता हूं? ये दोनों इक्वेशन का प्लस करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू, इस सारा में प्लस कर देता हूं, डेल्टा यू ए प्लस डेल्टा डब्ल्यू ए प्लस डेल्टा यू बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी। ऐसा मैं कर सकता हूं। सिंपल सी बात है कि जब दो इक्वेशन आप ऐड करोगे, लेफ्ट वाले के साथ और राइट वाले के साथ, आपको ए करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इतना मुझे समझ में आया कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूं, सिंपल बात है। चलो, अब क्या कर सकते हैं बोलो? अब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि दोनों को मैंने प्लस कर दिया है। अब जो क्यू ए प्लस क्यू बी, ठीक है, उसकी ऑलरेडी आपके पास कीमत वैल्यू है डेल्टा यू ए प्लस डेल्टा डब्ल्यू ए, जो हमने पुट कर दिया है। अब यहाँ जो डेल्टा यू ए और डेल्टा यू बी, उसके बाद वो क्या है आपके? पहले तो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, क्या है? इंटरनल एनर्जी है। जो आपका मैंने बोला अभी कि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंडेंट रहती है। चलो, तो आगे चलते हैं। हमने दो प्रोसेस सीखा था, एक तो साइक्लिक एंड दूसरी कौन सी? नॉन साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस के हमने क्या लिखा था? जितना हीट दोगे उतना आपको वर्क मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम साइक्लिक प्रोसेस वी कैन राइट दैट। उसी हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू यू ए प्लस यू बी। सॉरी, जितना हीट दोगे उतना वर्क मिलेगा ना, हाँ, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक है, इतना कर सकते हो। लिख सकता हूँ ना, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक में जो साइक्लिक प्रोसेस है, जितनी हीट होगा उतना आपको वर्क मिलेगा। अब क्यू ए की वैल्यू है आपके पास, क्यू बी की वैल्यू है आपके पास, वहां से उसमें पुट कर देते हैं। तो चलो कर देते हैं हम। चलो, अभी ये स्टेप काम का नहीं है, ठीक है, तो हम उसको रफ कर देते हैं, बाद में काम आएगा। चलो, क्यू ए की वैल्यू देखो, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ क्यू ए की वैल्यू। तो क्यू ए की वैल्यू क्या है? डेल्टा यू ए प्लस डेल्टा डब्ल्यू ए प्लस क्यू बी की वैल्यू ये वाली डेल्टा यू बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू बी, ठीक है। तो और इस साइड क्या है? ऑलरेडी वर्क ए ऑफ वर्क बी, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो, यहां तक तो मुझे समझ में आ गया इक्वेशन 1 एंड 2 के हमने अभी ये सीखा कि जितना हीट दोगे उतना आपको वर्क नहीं मिलेगा, सम पार्ट ऑफ द लॉस होगा, और वही पार्ट आपका क्या बना? आपका इंटरनल एनर्जी का बना।
अब ए फ्रॉम साइक्लिक प्रोसेस हम ये जानते हैं QA प्लस QB इज इक्वल टू WA प्लस WB फ्रॉम दी सेकंड लॉ ऑफ दी फर्स्ट जो डेरिवेशन था उसमें कि जितना हीट आप दोगे उतना आपको वर्क मिलेगा। तो QA की वैल्यू रखी, QB की वैल्यू रखी इज इक्वल टू WA प्लस WB, इतना मुझे समझ में आया। अब जो कट होता है उसको कट करो, ठीक है। कट क्या हो रहा है भाई, डेल्टा WA कट होगा, ठीक है, ये भी कट हो जाएगा। तो मिला क्या आपको, UA प्लस UB, डेल्टा पुट कर दो, चेंजेस जो भी है, तो डेल्टा UA इज इक्वल टू माइनस डेल्टा UB लिख सकता हूं भाई, इतना सीधी सी बात है ना। डेल्टा UA इज इक्वल टू डेल्टा UB, इतना मैं लिख सकता हूं फ्रॉम दी, कौन सा पार्ट मैं रेड पेन से लिखता हूं, कौन से पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए। देखो भाई ए पार्ट के लिए ऐसा आया, समझ में आया मैंने क्या कहना चाहता हूं। अब आपको ए वाला और ए वाला पार्ट लेना है तो उसमें डेरिवेशन करने की कुछ जरूरत नहीं है, उसमें आपको ऐसे ही लिखना है सेम एज इट इज, क्या लिखना है भाई कि डेल्टा UA वो तो एक पार्ट है ही, माइनस डेल्टा UC, ठीक है, ऐसा आपको करना है। समझ में आया भाई, डेल्टा UA इज इक्वल टू माइनस डेल्टा UC। तो ये आपको डेरिवेशन करना है फॉर साइक्लिक प्रोसेस। दूसरी चीज यहां से क्या होगा भाई कि देखो दोनों इक्वेशन में माइनस डेल्टा UB आया और दोनों में माइनस आया, उससे क्या हम कह सकते हैं कि जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है या साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा UA और डेल्टा UB ये क्या है भाई, चेंजेस ऑफ द इंटरनल एनर्जी, क्या है भाई, चेंजेस ऑफ द इंटरनल एनर्जी। तो चेंजेस ऑफ द इंटरनल एनर्जी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पार्ट, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों कि क्या इंटरनल एनर्जी डिपेंडेंट ऑन पार्ट और नॉट। तो ध्यान रखना द इंटरनल एनर्जी इज नॉट डिपेंड अपॉन पार्ट, इज नॉट डिपेंड अपॉन पार्ट, यानी वो पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं करते। तो बच्चे पूछेंगे कि सर किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंडेंट करेंगे, डिपेंड ऑन लास्ट स्टेज, डिपेंड ऑन लास्ट स्टेट, डिपेंड ऑन लास्ट स्टेज, यानी जो आखिरी पोजीशन है उस पे उस पे डिपेंडेंट रहेगा। ये पूरा आपका डेरिवेशन समझ में आया भाई कि पूरा क्या है डेरिवेशन। डेल्टा U इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पार्ट एंड डिपेंड अपॉन द लास्ट स्टेज पर डिपेंडेंट करता है, वो आपको और ये आपको ध्यान रखना है। और जो सिस्टम है ना उसकी पूरी जो स्टेट कंडीशन है वो किस पे डिपेंडेंट रहेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी में थोड़ा तो चेंजेस होगा ही, भले यहाँ जीरो आया कुछ भी आए, बट आप कुछ सिस्टम पे काम कर रहे हो तो उसमें कुछ इंटरनल एनर्जी का चेंजेस होगा जो आपके क्या ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको ये दो डेरिवेशन समझ में आ गए। मैंने शुरुआत में किया था कि आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है, डेरिवेशन ही है इम्पोर्ट। हम यहाँ डेरिवेशन और जो लॉजिकल बात है वही करते हैं, ठीक है। तो भाई ये चीज ध्यान रखना, कैसे डेरिवेशन है पूछा जाता है, साइक्लिक प्रोसेस है। ऐसे भी पूछा सकता है कि प्रूव दैट डेल्टा U इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द पार्ट, तो आपको ये करना होगा, ठीक है। तो लिख लो ये फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं जिसमें हम कई सारे टर्मिनोलॉजी जो आपको सम्स लिखने में काम लगेगा, फटाफट लिख लो, उसको स्टडी कर लो, ठीक है। लिख लो फटाफट। आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं समझ में आया ना तो वीडियो 2-3 बार देखो भाई, ऐसा नहीं कि चलो एक बार समझ में नहीं आया दूसरे का देखो भाई। मैं मानता हूँ कि अदर चैनल पे भी डिजिटल वो सब यूज कर रहे हैं, बट यहाँ सिंपल सा बोर्ड है मेरे पास, ठीक है। थोड़ा प्रोग्रेस होगा तो वो भी ला देंगे, बट जो
डिजिटल के सिवाय इसमें मजा आती है ना, वो डिजिटल में नहीं आती। क्योंकि जो ओल्ड मेथड है ना पढ़ने की, आप समझते होंगे कि जैसे सोटी वागे चमचम विद्या है दम दम दम, ठीक है, ऐसी कहावत हमारे दादा दादी किया करते थे। बट अभी तो कोई टीचर मारे यानी कंप्लेन हो जाएगा कि मेरे बच्चे को क्यों मारा, ठीक है, तो ऐसा सब चलता रहता है। बट उसी टाइम जो मजा आती थी ना कि बच्चे डरते थे और पढ़ते थे कि मुझे इतना पढ़ना ही है, ही लर्न करना है। बट आज के बच्चे बस कर देंगे कंप्लेन कि भाई ये सर ने मारा, चलो माँ बाप को उठा लाओ। अरे भाई, आपके लिए हमेशा टीचर आपके लिए ही सोचता है कि वो बच्चा कैसे सीखे। वो इसके मन में ऐसा थोड़ी ना कि वो कमा के मुझे देगा। ऐसा है किसी टीचर को भाई, कि किसी टीचर ने बोला है कि भाई तू इतना पढ़ ले और अच्छा पढ़ तो वो तू मुझे कमा के देना। ऐसा क्या है, सैलरी में से 70% या 20% कुछ मांगता है? नहीं मांगता है भाई। तो इसी बात को आप ध्यान रखो कि जो टीचर बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं। चलो आगे चलते, कई टर्मिनोलॉजी। डब्ल्यू पॉजिटिव कब लेना है, वर्क पॉजिटिव कब लेना है, वर्क नेगेटिव कब लेना है, हीट पॉजिटिव कब लेना है, हीट नेगेटिव कब लेना है, वो ध्यान आपको करना है कि वर्क पॉजिटिव कब लेना है। जब आपका सिस्टम पे वर्क किया जाता है, ठीक है, वर्क डन, सॉरी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। आप अपने आप से खुद से पढ़ोगे तो वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि आप अभी 10th में हो या इंजीनियरिंग में हो, किसी में, अगर आपके पेरेंट्स के बोलने सिवा आप खुद से पढ़ने लगो तो वो पॉजिटिव ही बोलेंगे ना कि मेरे बच्चे को बोलना नहीं पड़ता, वो खुद से पढ़ लेता है, तो वो एक पॉजिटिव हुआ, ठीक है। नेगेटिव में क्या हुआ, आपका वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, यानी आपके माँ बाप, पेरेंट्स या आपका बड़ा भाई वो आप पे दबाव डाल रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम। और ज्यादातर कॉम्प्रेशन वर्क आपका क्या माना जाता है, माइनस। ये कहाँ यूज होगी, ये तो मैं एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, बट ये मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि सम्स के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। चल अब क्यों पॉजिटिव, सबको पता है कि जब सिस्टम में आप अप्लाई करोगे, सिस्टम अप्लाइड एनर्जी और हीट, तब क्या बोलूंगा आपको पॉजिटिव, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा, जब आपका सिस्टम टू आउटसाइड जाएगी, सिस्टम आउटसाइड, आपकी हीट दोगे वो बाहर जाएगी, आउटसाइड एनर्जी, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा, सिस्टम आउटसाइड एनर्जी हीट, तो उसमें नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा क्यू आ गया, डब्ल्यू आ गया, डेल्टा यू नेगेटिव कब होगा, जब आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो इंटरनल एनर्जी चेंजेस है या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है, वो ध्यान रखना कि प्लस कब लेना है। दूसरा डेल्टा यू माइनस है तो डिक्रीज होगा, वो चीज ध्यान रखना भाई, इजीली तो याद रह जाएगा, बट उल्टा पुल्टा ना हो जाए। और पॉजिटिव कब लेना है, आपका इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो, इंक्रीज हो, पहले से ज्यादा इंक्रीज होता है। हालांकि जब भी कोई सिस्टम को आप हीट देते हो ना तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, ठीक है। तो जब हीट दोगे ना तब आपकी इंटरनल एनर्जी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, समझ में आ गया। वर्क पॉजिटिव कब लेना है, वर्क नेगेटिव कब लेना है, हीट कब पॉजिटिव लेना है, हीट कब नेगेटिव लेना है, व्हाट अबाउट द इंटरनल एनर्जी। तो ये सारी एनर्जी क्या करना है आपको, ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है या नोटिफिकेशन लिख लो या नोट्स लिख लो, इंपोर्टेंट ही है, तो वो चीज याद रखना। और ऐसा भी बोल सकते हो कन्वेंशनल साइन, जो आपके न्यूमेरिकल सम में क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। इतना समझ में आया भाई। दूसरा, ये पूरा सिस्टम हुआ क्लोज्ड सिस्टम में। अब जो पार्ट 4 होगा वो किसके बारे में होगा, ओपन सिस्टम। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक का चैप्टर है ना, वो किसके लिए होगा, पूरी ओपन सिस्टम। अभी तक हमने क्लोज सिस्टम के लिए सारे डेरिवेशन खत्म कर लिए, ठीक है। अब जो होगा वो ओपन सिस्टम,
उसमें आएगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड चैप्टर खत्म। यानी नेक्स्ट 1 पीरियड या 2 पीरियड में आपकी सारी थियरी कवर कर लूंगा इस चैप्टर के। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो भाई इसी तरह मेरा तो सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा, बट आपका खुद का सिलेबस भी आगे बढ़ाओ सारे सब्जेक्ट में। टॉम है, बाम है, थर्मोडायनेमिक है, एफएमएचएम है, ठीक है। अगर किसी को वीडियो देखना बाकी है वो खत्म कर लो, क्योंकि अब नजदीकी में आपकी जीटीयू की एग्जाम आ रही है, उसके लिए प्रिपेयर बन जाओ ताकि उसमें फेल ना हो। किसी का फिजिक्स में प्रीवियस ईयर का होगा, मैथ्स 1 मैथ्स 2 होगा, तो भाई ये जो बर्डन है ना वो घटाओ। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ेगा वो वैसा बर्डन बढ़ता जाएगा, ऐसा रखना नहीं है, क्योंकि फिर लास्ट में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो कौन सा नहीं पढ़ो, ऐसा आपके दिमाग में चल जाता है। तो आई रिक्वेस्ट यू, अभी जो मैं करा रहा हूँ उसको शांति से रिवाइज करो, लिखो, ताकि आपको पता चले कि भाई कि क्या है मैकेनिकल। ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है तो आज पढ़ लो, ऐसा नहीं चलेगा मैकेनिकल। वो बच्चा जरूर फेल होगा अगर ऐसा सोचता है कि अगले, क्योंकि इसके सबको समझना पड़ता है और इसमें रट्टा भी नहीं मार सकते, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो मेरी छोटी छोटी बातें हैं आपके लिए इंस्पायरेशन है, वो आप सीखो कुछ और अपने फ्रेंड्स तक उसको पहुंचाओ, ताकि चैनल भी आगे बढ़े। और जिस बच्चों को समझ में आ नहीं रहा हो, जहां वो सोर्सेस में जाते हो, उनकी कोई मुझे परवाह नहीं है, बट उनको समझ में आ जाए और अच्छे से पास हो जाए, ताकि उनके माँ बाप रोए ना कि मेरा बच्चा इतनी फीस भरने के बाद भी फेल हुआ। मेरा यही पर्पस है कि सारे बच्चे को समझ आए अच्छे से, और इसी के लिए तो इतनी इजी लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूँ, तो कि आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तो आप 1-2 बार देखो, अगर नहीं समझ में आता है नंबर दिए गए, एक बार देखो, उसको शेयर करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा, और जो बेल आइकन है उसको दबा लो, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोस जो भी है, मेरे लॉजिकल ही वीडियो आते हैं तो वो आपको पता चल जाए। तो ठीक है, हर बार की तरह मैं इतना ही करूंगा कि आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।